जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है। 2018 में यही तबलीगी जमात, इसी तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नाम के शहर में, और यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बुलंदशहर में तकरीबन 10 लाख के करीब जमाती पूरी दुनिया से, ठीक, जिसको ये लोग एंटी मुस्लिम, एंटी तबलीगी जमात बोल रहे हैं, इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, स्पेशल ट्रेन्स चली थी कि जमातियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ गई थी, शायद ये लोग जाम में कहीं फंस गए थे, तो हिंदुओं ने शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे इसी तबलीगी जमात के लिए। तो ये लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इनका मुंह कैसे बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। आज जब आपने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया और आपकी गलती को गलती कहा जा रहा है, तो आप फौरन मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो ये बहुत गलत है। ये मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि जब उनको फैसिलिटीज दी जा रही थी तभी भी यही तबलीगी जमात थी और यही बीजेपी थी। आज वो गुनाह कर रहे हैं तो कम से कम उसको माने, उसको एक्सेप्ट करें। अब चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह से हमने देखा कि ग्लोबल इंडेक्स पे उनको, मुसलमानों को और कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार को वर्ल्ड लीडरशिप में माना गया कि ये सबसे बड़े, इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इसको कंटेन भी किया है, इसको हैंडल भी किया है, और दीगर ममालिक मुसलमानों के जो थे वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो एक तरफ तो आप देखें कि मानवता की बात हो रही है, एक तरफ ह्यूमन लाइफ को सेव करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि उसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिलीजियस फैनेटिक हाथों में खेलने के लिए दे रहे हैं, और उनको हम उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, और ये इसको रोकने की इंतहाई शदीद ज़रूरत थी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक पेंडेमिक, एक ग्लोबल पेंडेमिक, एक कम्यूनल पेंडेमिक कैसे बन गया हिंदुस्तान की गलियों में, सड़कों पर, जहाँ पर लोगों ने इसको एक अलग रंग दे दिया। इसको क्यों नहीं कंटेन किया गया? जी देखिए अनीस जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारत ने इस वक्त कोरोना से लड़ने में दिया है, जिसका मैं पूरा श्रेय हमारी लीडरशिप को देती हूँ। क्योंकि हम लोग, देखिए, हम लोग मतलब एकदम से वी वर टेकन अबैक। इस तरह की महामारी हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। तो एक सशक्त लीडरशिप की हमें इस वक्त बहुत जरूरत थी। हमने देखा कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, वो रो रहे हैं। उनकी काबिलियत पे या उनकी इंटेंशन पे मैं उंगली नहीं खड़ी कर रही हूँ, लेकिन हम लोग एज इंडियंस बहुत ज्यादा इस वक्त पावरफुल और लकी महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें आके बार बार ये बोला कि हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं, हम इस चीज से निकलेंगे, हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है, हमारे पास राशन की कमी नहीं है। टाइमली लॉकडाउन किया गया, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, फाइनेंशियल लॉस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ ह्यूमन लाइव्स बचाने की बात सोची गई कि नहीं, भारतवासी बचने चाहिए। जब हम रहेंगे तो इकोनॉमी तो हम अपनी सुधार ही लेंगे। यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूं कि इकोनॉमी को सुधारने की बात तो बात की बात है, उन्होंने पड़ोस के मुकाबले में मांगने के बजाय देने पे ज़्यादा जोर दिया, लोगों को बांटने पे ज़्यादा जोर दिया, और जो उनके गोल थे 1 ट्रिलियन के, 5 ट्रिलियन के, उसको पीछे छोड़ दिया और कहा कि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि ह्यूमन लाइफ को कैसे बचाया जाए। क्योंकि देखिए 130 करोड़ के मुल्क में अगर ये पेंडेमिक, ये वबा फैल जाती तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। इसके लिए हार्ड मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुझे सराहना चाहिए जो नेशन है उसको कि उन्होंने इसमें बड़ा कोऑपरेट भी किया। इसमें उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम, ज़ाहिर है कि गरीब लोग हैं, दिहाड़ी वाले हैं, वो मारे जाते हैं, लेकिन अगर ज़िंदा रहेंगे तो काम करेंगे ना। तो इस बात को लोगों ने समझा भी, और इसी समझ को लेकर, उसी इकोनॉमी को लेकर आज हम देखते हैं कि उनको प्रेज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और जो एक और पहलू है जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ये कि सारे भारतवासी ऐसे नहीं हैं, सारे भारत के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद, एक साइलेंट मेजॉरिटी भी है जो इन सब बातों को समझती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, क्योंकि आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। मौलाना साहब जैसे लोग आते हैं और वो उसको बेच के चले जाते हैं, अपना चूरन और मंजन, और उसके बाद असल हकीकत लोगों को पता नहीं चलती। क्योंकि बाज़ मीडिया हाउसेस का भी ये कसूर है कि वो गर्मा गर्म सनसनीखेज़ ख़बरें तो दिखाते हैं,
लेकिन असल हक़ाइक़ नहीं बताते कि लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग कितना, और ख़ास तौर पे अब रमज़ान का महीना आ गया है, उसमें लोग किस हद तक एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं. सो आई डू यू थिंक दैट मीडिया हैज़ अ रोल टू प्ले in clearing out this air? जी, देखिए मीडिया का डेफिनेटली रोल रहता है. हालांकि मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक इसमें नहीं रखती हूँ अनीस जी, क्योंकि मीडिया का रोल मैंने कोरोना पैंडेमिक में दोनों ही तरह देखा. जहां पर मौलाना शाद की करतूतों का पर्दाफाश करना था, वहां पे भी मीडिया ने दिखाया. कुछ ये मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ वीडियोस ऐसी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें कि मुस्लिम्स बहुत गलत तरह की हरकतें कर रहे हैं जी. और मतलब जिससे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इमेज खराब हो रही थी. तो उन वीडियोस के बारे में, सारी वीडियोस सही नहीं है, कुछ वीडियोस सही हैं, कुछ वीडियोस फेक वीडियोस भी सर्कुलेट हुई हैं. ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा है या जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो चुपचाप सब समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है. तो मीडिया ने उन वीडियोस की सच्चाई भी लोगों तक लाई. मैं खुद उन डिबेट्स का हिस्सा बनी हूँ जिसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोस को उन्होंने बताया है, मीडिया के कुछ बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने, कि ये वीडियोस सऊदी अरब से या पाकिस्तान से बना के वो लोग भेज रहे थे इंडियन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए. तो तभी भी मैंने इंडियन मुस्लिम से यही बोला कि आप देखिए कि ये देश जब आप बदनाम किए जा रहे हैं आप ही के सो कॉल्ड तथाकथित रहबर रहनुमाओं द्वारा, और जिन कंट्रीज से आप अपने आप को कल्चरली जोड़ के चलते हैं, सऊदी अरब, वो आपको बदनाम करने के लिए वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रही हैं. और यही भारत ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे भी एक्सप्लोर कर रहा है, डेप्थ में जा रहा है कि नहीं, भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता. तो उन वीडियोस की सच्चाई मीडिया लेकर आई है. ये मैं शायद और वहाँ पे तो नहीं ये भी है. और दूसरा आपके इल्म में भी होगा कि वो सो कॉल्ड प्रिंस एंड प्रिंसेसेस भी आ गई थी और उनके भी फेक अकाउंट, और उस पर भी अच्छे खासे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए गए थे एक कैंपेन लाइन करने के लिए. फिर वो क्या हुआ कि वो वापस उनको जो है वो उन्हीं के चांद पे थूकने से उन्हीं के मुंह पे आया, और वो क्लियर हो गई कि ये भी एक फ़ेक अकाउंट के ज़रिए एक मलाइनिंग कैंपेन का किया गया था. तो ये, लेकिन जो लोगों के जहनों में बार बार ये बात डालनी होगी, लोगों को जहनों में समझाना होगा कि ये देखें किस तरह से एक ऑर्गेनाइज कैंपेन इस दौर में भी, जबकि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कोरोना के इफेक्टिव्स को दे सकें. यहाँ पे लोग मिसाइल और सोशल मीडिया मिसाइल दागने पे जो है वो पैसे लगा रहे हैं. ये भी एक बड़े अफसोस की बात है. जी, देखिए अनीस जी, बहुत सारी एंटी नेशनल पावर्स हैं जो हमारे देश से हमारे भारत के खिलाफ खड़ी हुई हैं. उनका पूरा एक नेक्सस है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले अलगाववादी लोग ही हैं जो देश के खिलाफ खड़े हैं. लेफ्ट लिबरल्स हैं, एक वामपंथी मानसिकता है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल पावर्स हैं जो हमारे देश की ताकत से डरती हैं, जिन्हें लगता है कि अगर भारत ने अपनी ताकत पहचान ली तो वो विश्व गुरु बन जाएगा. तो और वामपंथी विचारधाराओं वाली कुछ माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, बहुत तरह की ऐसे एक मधुमक्खी का छत्ता है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं. तो इसलिए मैं इंडियन मुस्लिम से और ये अपील करती हूँ कि हम उस बॉक्स से बाहर निकलें. और देखिए, इस्लाम या अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल जो क्रिएटर है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, वो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा तो नहीं हो सकता है. उसके लिए तो सारी कंट्रीज, पूरी कायनात सब एक हैं. तो अरब को तो उठा के आप साइड में रख दीजिए. आप अल्लाह को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के जो बेसिक टेनेट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को मानने वाले, इस भारतीय संस्कृति को मानते हुए भी हो सकते हैं. हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भारत से जुड़ी है. तो हमें ये सोचते हुए कि हमारी जन्मभूमि के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें हैं, अभी हमें बहुत सारी ताकतों से लड़ना है. अभी तो हम सिर्फ अपनी ही इस्लामिक हिस्ट्री ही नहीं जान पाए हैं. अभी तो हमें कोई भी इस्लाम का नाम लाके इमोशनल कर देता है या हमें डरा देता है कि बीजेपी तुम्हारे साथ ये कर देगी, आरएसएस तुम्हारे साथ ये कर देगी. देखिए, राजसत्ता अनीस जी, हालांकि मैं बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेसी में राजसत्ता एक आनी जानी चीज है. ठीक है, कोई भी पार्टी आज है कल नहीं है, लेकिन समाज सत्ता में बहुत ताकत होती है. हमें समाज को बंटने नहीं देना है. जो हमारी एक साझा संस्कृति है, हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं, जिसमें सभी फेथ्स को सम्मान दिया जाता है,
हमें उसको समझना है और उससे जुड़ के चलना है। बिल्कुल। अपने अपने पंथ को मानते हुए, अपने कल्चर से, अपने ज्योग्राफिकल जिस लोकेशन में हम पैदा हुए हैं उससे वफादारी हमें अपनी रखनी है। तभी हम सही मायने में सच्चे भारतीय कहलाएंगे और सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैसेज ऑफ सेकुलर स्टेट का जो जो एक बुनियादी नुक्ता होता है, मिलजुल कर एकजुट रहकर गुजारा करने का, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का लेवल रखते हुए प्यार मोहब्बत से गुजारा करते हैं, तो जब भी वो दुनिया की एक सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर हो या ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से हो, वो बनते हैं। और वो जब उस तरफ जा रहे होते हैं तो फिर वो बहुत सारे लोगों को बात पसंद नहीं आती, फिर वो उसके बाद जाके उसके अंदर आतंक करते हैं, चाहे वो फ़िक्री आतंक हो जो कि मौलाना साद जैसे लोग करते हैं, या फिज़िकली हो, या अब सोशल मीडिया के द्वारा हो कि जिसमें आपको एक बाकायदा ऑर्गेनाइज कैंपेन का सामना करना पड़ता हो। जी, अब आप देख रही हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आज ही एक टॉपिक था जो कि आज रेलेवेंट नहीं है हमारे शो से, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ट्विटर इंडिया को प्रोमोटेड फंडेड कैंपेन दी गई थी फॉर रेफरेंडम 2020 के नाम पर खालिस्तान के लिए, और ये इसको बेनकाब किया गया कुछ लोगों ने, और उसके बाद बीजेपी के दोस्तों ने इसको बेनकाब किया, इस पे लेटर लिखे और एक्शन भी लिया। तो आप ये देखें कि किस किस तरह से कहाँ से अटैक्स होते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि अपने पैटी इश्यूज से बाहर निकलें, इन मामलात को छोड़ें, और ये देखें कि इस वक्त किन किन ख़तरात का सामना है। अदर देन कोरोना देयर आर वर्स वायरसेस जो कि हमारे जहनों में डाले जाते हैं, जो कि हमारे दिलों में बिठाए जाते हैं, फिर उसके लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल भी करते हैं और ख़राब भी करते हैं। तो इसके लिए भी हमको और आपको एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे आके लोगों को समझाने की शदीद ज़रूरत है। जी अनीस जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ डेट्स बताना चाहती हूँ। वो बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ओपिनियन गलत हो सकती है, फैक्ट्स गलत नहीं होते हैं। मैं मुसलमानों को, ख़ास तौर से भारतीय मुसलमानों को ये बताना चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक एजेंडा के तहत आपको क्यों भारत से किस तरह से तोड़ा गया है। जी, क्यों तोड़ा गया है तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उनको अपना धर्म सत्ता का एजेंडा चलाना है, इस्लामिक स्टेट बनानी है। और इस्लामिक स्टेट बाय द वे मुस्लिम्स के लिए भी सेफ नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि इस्लामिक स्टेट में मुसलमान सुरक्षित है, तो इस्लामिक स्टेट्स की आप स्थिति देख लीजिए जो है। तो मैं मुसलमानों को ये बताना चाहती हूँ कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, इससे शायद थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। उस वक्त वंदे मातरम के नारे जोर शोरों से हर पंथ का इंसान लगाता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। तब तक ये अलगाववाद इतना ज्यादा लेवल पर ये लोग नहीं कर पाए थे। अब तब अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया कि अगर ये लोग मिलजुल के रहे तो इन पे बहुत लंबे टाइम तक राज नहीं किया जा सकता है। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसको इन लोगों ने किस तरह से आगे चलाया, और फिर बाद में इन्हें धर्म सत्ता वालों ने कैसे उसको हाईजैक किया। आप डेट से देखिए, 1857 के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है कर्जन के द्वारा, जिसको हम लॉर्ड कर्जन बोलते हैं, जो धर्म के आधार पर, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है। 1905 में 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1915 में कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। 1919 में खिलाफत मूवमेंट की आवाज उठती है, जिसको हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट। 1925 में तबलीगी जमात का एस्टैब्लिशमेंट होता है। 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन होता है। 1940 में लाहौर में